नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, ज़रा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तू मुझे डॉक्टर को दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है। बिमला जी ने अपने बेटे अंकित से कहा, लेकिन अंकित तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक बिमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रहीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से अंकित की पत्नी मेघा बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हैं क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना ज़रूरी है क्या? यूँ तो कहेंगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूँ दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अब ये ऑफिस का काम करें या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे। ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलाना है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। मेघा का गुस्सा देखकर बिमला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। अंकित सुबह भी जल्दीबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूँ? बिमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह बिमला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कहरती रहीं। सुबह के 10 बज गए, पर किसी ने चाय पानी भी नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। बिमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर अपने कमरे के बाहर गईं तो देखा अंकित अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। बिमला जी रसोई में गईं और पानी लेने लगी, तो वो फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बॉटल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बॉटल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सको, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटी बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो मेघा बोली, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब लोग फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बॉटल का, क्या फ़र्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से अंकित से बोली, अंकित, मुझे डॉक्टर को दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही अंकित भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूँगा। अब डॉक्टर की फ़ीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो। घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए? बिमला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई। फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आ जाएगी तो चल फिर लूँगी। मेघा ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें? आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेघा अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया।
बिमला जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठाक कमाई थी, वो कपड़ों और गहनों से ज़्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। बिमला जी हमेशा रस की सब्जियों में रोटी को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी रीवा की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की। मेघा यूँ तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। मेघा जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर रीवा विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर बिमला जी ने मना कर दिया कि जब बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। बिमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मेघा में कोई बदलाव आएगा, पर वो तो और भी ज़्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन बिमला जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर मेघा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद की चोरी करके खा रही हैं और भी ना जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखेंगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज बिमला जी फूट फूट कर रोईं। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी, पर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज़ रोज़ के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। मेघा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में बिमला जी थक जाती और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी मेघा उन्हें ताने देते रहती थी। ज़्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों बिमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। अंकित और मेघा दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में बिमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर बिमला जी की ज़रूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। बिमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर अंकित ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच बिमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फ़ोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो मेघा सामने खड़ी रहती थी और वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी।
रीवा के फ़ोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। रीवा से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गईं, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अंकित ट्रेन में टिकट बनवा रहा था, तभी मेघा आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या ज़रूरत है, स्लीपर में ही चली जाएंगी। पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। अंकित ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। बिमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की ज़िंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहाँ जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़रें ऊपर उठी तो देखा सामने रीवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो बहुत रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रीवा की बात सुनकर बिमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई है और घर नहीं आई? अंकित और मेघा से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ़ दी है। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तभी बिमला जी ने पूछा, तू मुझे घर से ही लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हों, पर ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बिमला जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। रीवा ने बोला। बिमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर अंकित और मेघा के पैरों से ज़मीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई हैं, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। मेघा बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर अंकित को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेघा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। अंकित और मेघा ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और बिमला जी घर बेचकर
बेटी बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गईं। कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है, पर जब बेटे बहू के अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ जाए तो ये कदम उठाना भी गलत नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।